नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। बाजार में आजकल जो माहौल चल रहा है उसे देखकर निवेशक घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गिरावट भरे माहौल में वो पैसा लगाएं तो कहां। लेकिन सीएनबीसी आवाज आपकी इस उलझन को सुलझाने की कोशिश में जुट गया है। इस हफ्ते हमने शुरू की है एक खास सीरीज जो सेफ इन्वेस्टमेंट कही जाती है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपका पैसा कहां सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान ब्लू ओशन कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ निपुण मेहता और आनंद राठे फाइनेंशियल सर्विसेज के प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में डायरेक्टर और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स फिरोज अजीज। स्वागत है आप दोनों का ही। निपुण, क्या ये सही स्ट्रैटेजी होगी कि शेयर के मुकाबले आप अपने पैसे इस समय डेट में, फिक्स्ड इनकम में, सेफ एवेन्यूज में लगाएं? देखिए प्रदीप, हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी। फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, वो कभी इक्विटीज को 1-to-1 रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये एसेट एलोकेशन की बात है, जहां आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में कुछ हद तक फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बेस्ड ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी कंसिडरेशंस दैट यू माइट हैव, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स में रिस्क में बहुत फर्क है। इक्विटीज में सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी हो सकती है, आपका बहुत ज्यादा कैपिटल इरोजन हो सकता है। फिक्स्ड इनकम में रिलेटिवली कम कैपिटल इरोजन की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन हमने एफएमपीज के बारे में कल बहुत चर्चा की थी, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स के बारे में, जहां पे क्लियरली एक फिक्स्ड रिटर्न की पॉसिबिलिटी है और इसे फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो clearly let's not look at an alternative to the FMPs or to the debt funds as an alternative to equities. Let us look at it more from an asset allocation point of view, जहाँ पे आपको कुछ diversification चाहिए, कुछ relatively risk free return चाहिए, और आपको based on certain fund requirements in the immediate future, or depending on how your investment planning is or financial planning is, you might need capital to come back to you in a brief period of time. So given that allocation, I think various opportunities, whether it is in the fixed maturity plans or various categories of debt funds, that's a great opportunity that can be there. ऑफ कोर्स, और जिस तरह से हमने कल भी बात की थी निपुण की फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स और एफडी ये आपके लिए ऑप्शंस होते हैं। लेकिन फिरोज, क्योंकि अब इस तरह का माहौल है, एफडी लोगों के लिए रिलेटिवली एक सेफर ऑप्शन होता है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं एफडी में। लेकिन अब अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि एफएमपी और एफडी क्या ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा और रिटर्न्स के हिसाब से किस तरह से दोनों में बेटर होंगी, कौन सी ऑप्शन बेटर है? जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि एफडी और एफएमपी कंपेरेबल एसेट्स हैं। इक्विटी से कंपेयर आप बिल्कुल डिफरेंट रिस्क पैरामीटर्स हैं उनके। तो 3-4 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है रिटर्न होता है, दूसरा होता है रिस्क, कॉस्ट, टैक्सेशन, ये सब का डिफरेंट महत्वपूर्णता है एफडी और एफएमपी में। अब अगर रिटर्न को टच अपॉन करेंगे आप, तो 2 टाइप की रिटर्न होती है, एक प्री टैक्स होती है, एक पोस्ट टैक्स। एफडी और एफएमपी में प्री टैक्स रिटर्न में ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओके, इसीलिए निवेशक जो रिटर्न देखता है तो उनको ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, इसीलिए एफडी चूज कर लेते हैं। बट अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न देखी जाए तो क्या होता है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स में बहुत अंतर हो जाता है, बिकॉज एफडी में जो रिटर्न आती है उसमें इंटरेस्ट इनकम आता है और इंडेक्सेशन भी नहीं होता है। एफएमपी में जो आती है वो कैपिटल गेन आती है और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है। ये 2 बेनिफिट की वजह से एफएमपी की प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स में बहुत कम फर्क रह जाता है। तो आपको अगर एफएमपी आप 10% की खरीदें तो आपको 9.5% या 9.25% की तो आपको पोस्ट टैक्स यील्ड आ जाती है, जो कि आज 1 ईयर एफएमपी में मिल रही थी। आज थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है, बट कल तक आपको 10% की 1 ईयर एफएमपी मिल रही थी, जिसमें पोस्ट टैक्स 9.5 मिल रहा था। तो उससे क्या होगा कि आप 13% की एफडी खरीदें या फिर 9.5% की पोस्ट टैक्स रिटर्न ही मिलेगी आपको। सो बहुत लुक्रेटिव होता है एफएमपी रिटर्न के पोस्ट टैक्स रिटर्न के कंपैरिजन में। अगर आप रिस्क देखें तो डेट मार्केट में 2 किस्म के रिस्क होते हैं। एक होता है क्रेडिट रिस्क, दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके, क्रेडिट रिस्क वो होता है जिसमें आपने किसी का बॉन्ड खरीदा और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब आप अगर एफडी लगाएं और वो बैंक वेरी अनलाइकली बट बैंकरप्ट हो जाए तो आपको सिर्फ
एक डिपॉजिट इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख रुपीस का मिलता है। अगर भले आपने 5 लाख की एफडी की हो या 2 लाख की एफडी की हो, 1 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। एफएमपी में वो इंश्योरेंस नहीं रहता है क्रेडिट रिस्क के कंपैरिजन में, बट एफएमपी में क्या करते हैं कि आप अगर 100 रुपए लगाएं और वो 100 रुपए बढ़ जाते हैं 10 कंपनियों में, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट रिस्क मेरे हिसाब से एफएमपी में कम रहता है। अब दूसरा रिस्क जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, एफएमपी में इंटरेस्ट रेट रिस्क फिर भी मार्जिनल रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, बट एफडी में वो इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं रहता है। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क चीज क्या है? अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो तो बॉन्ड की प्राइसेस भी ऊपर नीचे होती हैं। इन दोनों की रिलेशन को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। एफएमपी में क्योंकि आपके जो भी बॉन्ड हैं उसमें कोई खरीदारी और बेचना फंड मैनेजर नहीं करता है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नेग्लिजिबल और निल के प्रकार हो जाता है। सो रिस्क पैरामीटर में क्रेडिट रिस्क में एफएमपीज आर लोअर, एफडीज आर मार्जिनली हायर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, और इंटरेस्ट रेट रिस्क में एफएमपीज आर मार्जिनली हायर। निपुण, दो बातें लेकिन यहाँ पे जो और करीब से समझनी चाहिए कि बैंक के मामले में हम जानते हैं कि अमूमन किसी शेड्यूल बैंक ने अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया है। जो भी बड़े क्राइसिस हुए हैं तो उनका मर्जर वगैरह हो गया है, लेकिन क्या ऐसे कुछ आंकड़े मौजूद हैं कि एफएमपी में किस हद तक रिस्क वाकई देखा गया है पिछले 5-10 सालों की अगर हम बात करें तो? एफएमपीज में हमने एक बार एफएमपीज करीब सन 2000 में सबसे पहले हमारी टीम ने कुछ शुरू किए थे, तो करीब 13 साल का अभी एक्सपीरियंस है इसमें एफएमपीज को इंडस्ट्री में। अगर 13 साल का एनालिसिस करें तो एफएमपीज में बीच में एक पीरियड आया था जब कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स किए गए थे एनसीडीज में, जिसकी वजह से कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बैड डेट्स हुए थे, एनपीएस हुए थे, और रिटर्न्स कुछ घटे थे। लेकिन अदर देन दैट, और उसके बाद क्लियरली एफएमपीज में एक जनरली निवेशकों का और फंड मैनेजर्स की फिलॉसफी रही है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रही है कि रियल एस्टेट में या कोई रिस्की सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, उसमें एक्सपोजर नहीं रखना है। जितना हो सके ज़्यादातर बैंक सीडीज में एक्सपोजर रखें, या फिर आइदर AAA और AA रेटेड बॉन्ड्स में रखें जहां पे कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जैसे HDFC हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, टाटा ग्रुप की कंपनी हो, या कोई PSU हो जिसमें AA रेटिंग हो। तो इस तरह का एक्सपोजर की वजह से एक रिटर्न इंप्रूव हो जाता है, एट द सेम टाइम रिस्क कंट्रोल हो जाता है। सो बिसाइड दैट वन ब्लिप दैट वाज देयर, जो शायद हमने 2008 या 9 में देखा था, पिछले 13 सालों में कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है। और वो तो खैर बहुत बड़ा, चूंकि ग्लोबल क्राइसिस था, तो जाहिर है कि उस मौके पर फिर आरबीआई ने काफ़ी हद तक लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी और कोशिश की थी कि कम से कम दिक्कत यहाँ पे आए। एक आखिरी बात, हमने रिस्क की बात कर ली, रिटर्न की बात कर ली, लेकिन फिर उस लिक्विडिटी कितनी होती है? एफडी आप कभी भी तोड़ सकते हैं, एफएमपी? बिल्कुल। अगर आप एफडी और एफएमपी को कंपेयर करें लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी ऑफ कोर्स एफडी में ज़्यादा रहती है। आप कभी भी बैंक जाके अपनी एफडी तोड़ सकते हैं, बट पेनल्टी लग जाती है, तो आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफ़ी डिप हो सकता है। अगर आप 1 साल की एफडी अगर 6 महीने में तोड़ दें, अगर आप 9-10% एक्सपेक्ट करें तो आपका नेट रिटर्न 6% पे भी आ सकता है। बट एफएमपी में क्या है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए सेबी ने एक मैंडेट दिया है एएमसीज को इनको लिस्ट करने का। तो सेकेंडरी मार्केट लो है, बट फिर भी ये लिस्टेड होती हैं। आप एक अनलाइक एफडी, एक एफडी मेरी एफडी तो में यहाँ पे रिटर्न कितना कम होगा? इसमें रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है, बट लिक्विडिटी ट्रांसफरेबल है। एफडी देखो मिसाल के तौर पे अगर आज करना हो, कोई आप अंदाजा दे पाएंगे कि अगर जो साल 6 महीने बाद मुझे पैसे मैच्योर होने थे, अगर आज मैंने मार्केट में बेचा तो कितना रिटर्न आएगा मुझे? हाँ, आज की डेट में अगर आपकी जो आपने पहले इनिशियली एफडी खरीदी थी उसमें अगर 9% की रिटर्न थी, और आज अगर आप उसको बेचना चाहें 1 साल की एफएमपी को आप 6 महीने में ब्रेक करना चाहें, तो आपको सेकेंडरी मार्केट में अगर आप बेच भी दें तो आपको 8% की रिटर्न जरूर मिल जानी चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज और निपुण, आप दोनों का ही हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस हफ्ते लगातार हम आपको सेफ इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में शुक्रवार तक बताते रहेंगे कि इन्वेस्टमेंट की सेफ स्ट्रैटेजी एफएमपी कैसी है, आपको इसमें किस वक्त पैसा लगाना चाहिए, किस तरह से ये सुरक्षित रहने वाला है। तो आप ज़रूर जुड़िए CNBC आवाज़ के साथ इन वक्त पर हर रोज़। वक्त है एक ब्रेक का, लौट कर लेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल और उनके जवाब देने के लिए मेरे साथ है फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के फाउंडर CEO सुमित वैद्य। आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे सुमित वैद्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले दर्शक के साथ। हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से रमेश प्रसाद। आपका स्वागत है रमेश जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जो कि मैं जो म्यूचुअल फंड में मैंने आपको मेल भी किया है जी, और अपनी डिटेल्स दे सकते हैं आपके पोर्टफोलियो की आप? हाँ, डिटेल्स मैंने भेजे हैं आपके ईमेल से। ठीक है, हमारे पास आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं यहाँ पर। सो बेसिकली आपका जो लक्ष्य है कि आपको 2 साल बाद 3 लाख रुपए चाहिए, 6 साल बाद 10 लाख और 8 साल बाद आपको चाहिए 10 लाख रुपए। जी जी जी। ठीक है, तो सुमित सबसे पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है? 11,000 रुपये महीना ये SIP में निवेश कर रहे हैं और यहाँ पर जो इनका लक्ष्य है क्या इस पोर्टफोलियो के जरिए अचीव हो जाएगा? जिस तरह का मार्केट सिनेरियो, मार्केट कंडीशन बनी हुई है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो रमेश जी, आपने सबसे अच्छी चीज़ क्या करी है कि आपने अपने गोल्स बनाए हुए हैं और उनके अंदर आप बहुत स्पेसिफिक हैं कि इस टाइम के बाद मुझे इतना पैसा चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट के रूल्स के अंदर 75% काम बहुत अच्छा कर लिया है। अब 25% इसके बाद आता है कि किस तरह से इन गोल्स को लेकर हम एसेट एलोकेशन करें, जो कि आपके पोर्टफोलियो में भी दिखती नहीं है। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आप इक्विटी फंड में चूज कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम को चूज कर रहे हैं, कमोडिटी में गोल्ड या ऐसे कुछ कमोडिटीज को चूज कर रहे हैं। हमेशा एक एसेट एलोकेशन होनी बहुत जरूरी है गोल को अचीव करने के लिए। ये एसेट एलोकेशन से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा बनता है। रिस्क का मतलब है कि कई बार मार्केट डेट के ऊपर है, कभी इक्विटी के नीचे है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए, जो कि अभी आपके पोर्टफोलियो में हमें दिखता नहीं है। खासकर डेट फंड नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, तो पहली रिकमेंडेशन होगी कि आपके पास कुछ एक डेट फंड होने चाहिए। और डेट फंड जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स के हैं वो एक ICICI प्रूडेंशियल के काफ़ी अच्छे डेट फंड्स हैं, बिरला सन लाइफ के काफ़ी अच्छे डेट फंड्स हैं। आप इन 2 फंड हाउसेस को देख सकते हैं। और आपका जो करंट पोर्टफोलियो देखें, जिसके अंदर आपने बैलेंस फंड रखा हुआ है HDFC प्रूडेंस का, उसके बाद HDFC टॉप 200 रखा हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि आपको बैलेंस अलग से लेना चाहिए। आप इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन बनाइए एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो में, और उसके अंदर अपने आप एक ऑटोमेटिक बैलेंस निकल के आता है। बिकॉज आपके पास 11 साल तक के भी गोल हैं, तो इसलिए इक्विटी एलोकेशन होनी बहुत जरूरी है। सजेस्टेड एसेट एलोकेशन हमारा आपको रहेगा कि 70% के आसपास आप इक्विटी में लगाइए और बाकी 30% आप जो लगा सकते हैं फिक्स्ड इनकम में लगा सकते हैं। आपके पास चॉइस और है कि अगर आप गोल्ड के साथ कंफर्टेबल हैं तो 20 फिक्स्ड इनकम और 10 गोल्ड में लगाइए। आपका करंट पोर्टफोलियो ठीक है, इसमें से आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं बैलेंस फंड में से निकल के डायरेक्ट इक्विटी फंड में जाने के लिए। और इसमें ICICI प्रूडेंशियल के डायनेमिक फंड, ICICI प्रूडेंशियल के डिस्कवरी फंड, फोकस ब्लू चिप फंड, इसके ऊपर देख सकते हैं। DSP ब्लैक रॉक एक अच्छा फंड हाउस है, उनको देख सकते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड का इक्विटी फंड है जो काफी अच्छा है, उनको देख सकते हैं। और UTI के थोड़े बहुत फंड से बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस एवरेज है, कुछ खास नहीं है। तो ये हमारा आपको सजेशन रहेगा, बट गोल के साथ स्टिक रहिए। मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, टेंशन मत रखिए, इसी तरह से आपका गोल अचीव होगा। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो और इमोशंस मेंटेन कीजिए जी बहुत जरूरी है वो भी। जैसे कि रमेश आपने सुना यहाँ पर इक्विटी, डेट और गोल्ड, इसमें आपको अपना एसेट एलोकेशन करना है और जैसे ही आपका लक्ष्य करीब आए आप इक्विटी से पैसे निकाल के यहाँ पर डेट में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो पैसे सेफ रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले दर्शक हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं संदीप कुमार शर्मा। नमस्कार संदीप जी, सवाल पूछें। नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, मैं CNBC आवाज पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, तो उसको देखते हुए मैंने जो आपने म्यूचुअल फंड सजेस्ट किए तो वो मैंने लिए हुए हैं, जैसे कि HDFC टॉप 200, DSP टॉप 100, बिरला सन लाइफ, HDFC इक्विटी, लायंस ग्रोथ और ICICI डिस्कवरी फंड जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, तो इस वजह से मैं जानना चाहता था कि कुछ ऐसे डेट फंड भी हैं अच्छे, 10 डेट फंड मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? जरूर। तो बेसिकली सुमित आपको क्या लगता है, इनका इक्विटी पोर्टफोलियो ही है जो कि मेरे ख्याल से अभी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा होगा और जाहिर तौर पे इसीलिए ये डेट फंड्स की तरफ थोड़ा सा इनका झुकाव हो गया है। क्या सलाह होगी इनके लिए? तो सबसे पहले तो संदीप जी, जैसे हमने पिछले प्रश्न में आंसर दिया कि गोल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपके हम सबके हमारे सपने, ड्रीम्स हैं, उनको आप गोल में कन्वर्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं वो गोल से लिंक होती है। ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक 2 वर्ड है जो हम अलग अलग यूज़ करते हैं, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सेविंग का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बट जब आप अपनी सेविंग करते हैं गोल के साथ लिंक करके डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए, डिफाइंड रिटर्न और रिस्क के लिए, वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अमूमन हम देखते हैं भारतीय निवेशक एक अच्छे सेवर हैं, बट हम अच्छे इन्वेस्टर नहीं होते। इसका मतलब है जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो या तो हम इक्विटी से निकल के फिक्स्ड इनकम में चले जाते हैं, फिक्स्ड इनकम में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हम वहां से निकल के फिक्स्ड डिपॉजिट में चले जाते हैं। यहाँ पे इनके गोल्स हम पूछ लेते हैं। संदीप जी, क्या आपका कोई लक्ष्य है जिसके लिए आपने इस निवेश की शुरुआत की है?
नहीं, जब इनिशियली शुरुआत की थी तो मैं SIPs को पहले इतना अच्छा नहीं मुझे लगता था कि कैसा है, क्योंकि एवरेजिंग करते करते जैसे अब मार्केट इतनी डाउन है, जो अगर अब मैंने एवरेज किया हुआ है 16-17,000 पे लेना शुरू किया था, जी। और अब जब मार्केट वापस उसी लेवल पे आई है तो मेरे जो परचेजिंग है 20,000 के अराउंड, 19,000 के अराउंड, तो वो मैंने कह रहा हूँ कि वो तो एवरेज होते होते उल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली कोई डिफाइंड लक्ष्य यहाँ पे सुमित नहीं है, तो इसको लेके मुझे लगता है एसेट एलोकेशन की प्रॉब्लम है यहाँ पर भी। बिल्कुल, बिकॉज गोल नहीं है कोई, Exactly. एक ड्यूरेशन नहीं है, मैं सिर्फ रिटर्न की इच्छा रख रहा हूँ, तो उस चक्कर में ये प्रॉब्लम आती है संदीप जी। इसलिए हमारा नजरिया ये रहेगा कि आप एक गोल बनाइए 5 साल का, 7 साल का, उसके लिए एसेट एलोकेशन रखिए, जो कि अगर 5 साल से ऊपर का गोल है तो उसमें 70% इक्विटी, 30% फिक्स्ड इनकम। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन अच्छे फंड्स का रखिए, ओपन एंडेड में। बेस्ट वे टू गेट इनटू फंड इज थ्रू SIP, बिकॉज उसमें ऑटोमेटिक एवरेज हो जाता है। और अगर आप मेरा पर्सनल इन्वेस्टर का एज ए इन्वेस्टर मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 12 साल से SIP कर रहा हूं, मैं अभी भी पॉजिटिव और अच्छे रिटर्न्स में हूं। SIP और इक्विटी निवेश लंबे टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न देता है। हिस्ट्री ने बताया है कि रिटर्न मिला है हिंदुस्तान में और आगे भी मिलेगा। आपको सिर्फ अपनी इमोशंस को चेक करते हुए स्टेप पुट करना है। फिक्स्ड इनकम में जो आपने क्वेश्चन पूछा, 2-3 अच्छे फंड है ICICI प्रूडेंशियल के, बिरला सन लाइफ के अंदर कुछ एक अच्छे डेट फंड है, आप इनकी तरफ देख सकते हैं इक्विटी के साथ। बट गोल बनाइए, इमोशंस को चेक रखिए और स्टक अप रहिए इस गोल्स के लिए। करंट मार्केट से चिंता पोर्टफोलियो मत में कोई कीजिए। बदलाव? डेट फंड लेना चाहिए उनको, डेट फंड लेना उनको चाहिए डेट बस। फंड नहीं है उनके बाकी पास। जो पोर्टफोलियो है उसमें उनको लगातार निवेश करते रहना चाहिए। बिल्कुल, वो ICICI प्रूडेंशियल के उनके फंड हैं, HDFC के फंड जी, हैं, जी। बाकी जो उनके फंड हैं वो अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। बट डेट फंड लीजिए, जैसे कि मैंने बताया ICICI प्रूडेंशियल डेट फंड है बिल्कुल। और बिरला सन लाइफ के डेट फंड है कुछ। चलिए, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा है संदीप, आपको बस डेट फंड इसमें और शामिल करने की जरूरत है। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं सुमित वैद्य। बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल के ओर। यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रेम वैश अलीगढ़ से। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, म्यूचुअल फंड के कंसर्न में मेरे 3 कंसर्न हैं जी। कि मेरा बेटा जो है वो 34 इयर्स का है और वो 55-56 साल में, मतलब 22 साल में करीब 2.5 से 3 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है। तो इसमें 2 सवाल हैं कि नंबर 1 ये कि कौन से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करे जिसमें सिप के माध्यम से वो रुपए इकट्ठा करे और कितने रुपयों की सिप लगाए। ठीक है। नंबर दूसरा कंसर्न ये है कि मैं 1.5 लाख रुपए 10 वर्षों के लिए किसी म्यूचुअल फंड में डालना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए। तो आप मुझे ये बता दें कि कौन से म्यूचुअल फंड में डालूं और ये करीब कितना कॉर्पस हो जाएगा 10 वर्ष में। ठीक है, 10 साल में। तो सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं यहाँ पर सुमित, जो इनको 20 से 25 साल में चाहिए 2.5 करोड़, तो किस तरह इन्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और कितना निवेश करना पड़ेगा? प्रेम जी, आज के शो का सबसे अच्छा प्रश्न आपको, अगर आपको मैं गोल्ड मेडल दे सकता तो मैं आज जरूर देता आपको, बिकॉज आपके प्रश्न में इतनी क्लैरिटी है। आपने कुछ ये नहीं पूछा कि बाजार में ऊपर नीचे क्या हो रहा है, उससे मुझे क्या करना चाहिए, उससे हमें कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं हर बार बस अपने गोल से मतलब है, इनके बिल्कुल, गोल ये मुझे है। मेरे सपने मेरे गोल से मतलब है। और 10 साल एक बहुत अच्छा टाइम है इक्विटी में पैसे डाल के या डेट में पैसे डाल के पैसे बनाने का। सो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसी तरह से अपना फोकस और क्लियरिटी रखिएगा, इसको कंफ्यूजन मत होने दीजिएगा, ज़्यादा न्यूज़ मत पढ़िए, नहीं तो आपको भी टेंशन आ जाएगी। कुछ टेंशन होने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन का आंसर करते वक्त अगर हम देखें, जिस तरह से आपने पूछा कि 2.5 करोड़ रुपए चाहिए आपको 20 से 25 साल में, तो कितना कुछ आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो हमने 20-25 में से 20 साल पकड़े और कैलकुलेशन किया कि अगर आप 27,000 रुपये महीने की सिप करें, जिसमें 70% इक्विटी में जाए और 30% डेट में, तो आपको ये जो आपका गोल है 2.5 करोड़ का, 20 साल में पूरा हो सकता है। तो आपको 27,000 रुपये का टारगेट रखना है। अब ये 27,000 जो मेरे को इक्विटी में डालने हैं 70%, उसके लिए जो हम फंड आपको एडवाइस करेंगे उसके अंदर निकल के आता है ICICI प्रूडेंशियल का टॉप 100 फंड, उसके अंदर निकल के आता है ICICI प्रूडेंशियल का डायनेमिक फंड, उसके अंदर निकल के आता है रिलायंस का रेगुलर सेविंग फंड, उसके अंदर आपका निकल के आ सकता है बिरला सन लाइफ का डिविडेंड यील्ड फंड, और डेट में बिरला सन लाइफ का डायनेमिक डेट फंड, और साथ ही साथ में बिरला ICICI प्रूडेंशियल का डायनेमिक डेट फंड भी आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी एलोकेशन 70% इक्विटी 30% डेट की बनाइए और 27,000 रुपये महीना 20 साल में आपका गोल अचीव हो जाएगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
अगला सवाल इनका था 10 साल के लिए 1.5 लाख रुपए कहाँ लमसम डालना चाहते हैं, कहाँ डालें? वही फंड की एलोकेशन जैसे हमने बताई, बिकॉज आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आप उसमें इक्विटी में 70% डाल सकते हैं, 30% फिक्स्ड इनकम में डाल सकते हैं, 70% जो इक्विटी में फंड वही रख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इक्विटी फंड देख सकते हैं, एचडीएफसी के इक्विटी फंड देख सकते हैं, एक्सिस के इक्विटी फंड देख सकते हैं, और फिक्स्ड इनकम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और बिरला सन लाइफ के डायनेमिक फंड, डेट फंड देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो आपका 10 साल का गोल है उसके ऊपर आप स्टिक रहिएगा। कई बार अमूमन में देखते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से लोग घबरा जाते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, पैसे निकाल लेते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रेम जी आपको बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह मेंटेन करना है और अपने पैसे लगातार निवेश करते रहने हैं। मार्केट सिचुएशन से आपको घबराने की जरूरत फिलहाल नहीं है। बढ़ते हैं दर्शक की ओर। अभिजीत शेट्टी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार अभिजीत, सवाल पूछिए। जी नमस्ते। मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है जिसमें मेरे 4 फंड है। एक है लार्ज कैप, एक है डाइवर्सिफाइड इक्विटी, एक है स्मॉल कैप, एक है मीडियम कैप। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो कैसा है 15 इयर्स के टाइम हॉरिजन के हिसाब से। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि 15 साल के बाद आपको कितने पैसे चाहिए इस पोर्टफोलियो से? ऑलमोस्ट 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न। ठीक है। तो सुमित, यहाँ पर समय कम है, क्या इनको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? इनका पोर्टफोलियो सही है? पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है अभिजीत साहब आपका। आपके पास जो 4 फंड है उनमें से आप देख सकते हैं एचडीएफसी की जगह एक्सिस का इक्विटी फंड या मिड कैप फंड को देख सकते हैं, बिकॉज वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है आजकल फंड। और साथ में डेट फंड नहीं है आपका, उसमें आप डेट फंड ऐड कर सकते हैं। एचडीएफसी का चेंज करके एचडीएफसी का डेट फंड ले सकते हैं, बिकॉज आपका एसेट एलोकेशन इक्विटी और डेट में दोनों मिले रहना चाहिए। आपकी जो एसआईपी की स्ट्रैटेजी है जिसको अलग अलग डेट पे करते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, कंटिन्यू कीजिए, इससे आपकी एवरेजिंग अच्छी होगी। लॉन्ग टर्म गोल है, मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरिएगा नहीं, इमोशनल मत होइएगा, इस पे लगे रहिए, बहुत पैसे बनेंगे, हिंदुस्तान में ही पैसे बनेंगे। ये जो ग्लूम डूम है उसको बिल्कुल आप वरी मत कीजिए, बिकॉज एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल प्लान में और गोल लिंक, आपके पैसे जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी से निकल सकते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड जोड़ने की सलाह आपको दी जा रही है। साथ ही डेट फंड में यहाँ पर जरूर आपको निवेश करना है और शायद डायरेक्ट प्लान में निवेश करने से इनको ज्यादा फायदा होगा। जरूर डायरेक्ट प्लान से आपको कॉस्ट सेविंग होती है, मगर एक बात जरूर याद रखिए, एक एडवाइजर का होना आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा जरूरत है, तो वो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मेरी चॉइस, क्योंकि मैं खुद एक एडवाइजर हूँ, ये बोलूंगा एडवाइजर को लीजिए, अच्छा एडवाइस करेगा, डायरेक्ट के क्यों लफड़े में पड़ते हैं। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया समय तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।